हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट, अ पार्ट ऑफ क्लैट पॉइंट। सो हम अपने क्लास में जो इस समय सब्जेक्ट देख रहे हैं ये है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सो कल हम लोग की जो क्लास थी वो बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास थी। सेक्शन 1 उसमें हम लोग ने कवर किया था। आज हम सेक्शन 2 देखेंगे और उसको कुछ सब क्लॉज देखेंगे। सो लेट्स टेक अ क्विक रिविजन। एक्ट का क्या नाम है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक्ट नंबर कौन सा है? 46। ये प्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कब प्रेसिडेंट की एसेट मिली थी? 25 दिसंबर 2023 हम लोग ने देखा था लास्ट क्लास में। प्रियम्बल हम लोग ने पढ़ा था। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। ठीक है, ये दो शब्दों पे हम लोग मेन फोकस किए थे कि जो एक्ट है ये कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है लॉ को। किस लॉ को? रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर में। ठीक, क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा था कि मान लीजिए कोई ऑफेंस हो जाता है, वो तो बीएनएस के बारे में बताया कि कौन सा ऑफेंस है, कैसा ऑफेंस है, कब आप कोई एक्ट करोगे तो वो ऑफेंस होगा, कब एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। बट मान लीजिए अगर ऑफेंस हो गया तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसका ट्रायल कैसे होगा, एविडेंसेस कैसे लिए जाएंगे, विटनेसेस कैसे आएंगे, एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा, ये सब के बारे में कौन बताता है? ये द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो ये एक्ट बताता है। फिर हम लोग ने देखा था चैप्टर 1 दैट इज प्रिलिमिनरी देखा था। चैप्टर 1 में भी हम लोग ने देखा था कि ये एक्ट जो है सब क्लॉज 1 ये बताता है कि आप इस एक्ट को किस नाम से जानते हैं। सब क्लॉज 2 बताता है कि कहाँ कहाँ पे लागू होगा, कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होगा। सब क्लॉज 3 ये बताता है कि ये एक्ट कब से एनफोर्स होगा। ठीक, सो दिस एक्ट में भी कॉल्ड एज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सबसे पहले हम लोग इसका नाम पढ़े थे। फिर आ जाइए सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में हम लोग ये देखा था कि द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, ये जो इसका प्रोविजन है इस संहिता का वो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है? नागालैंड में अप्लाई नहीं होता है और ट्राइबल्स एरिया में नहीं लागू होता है। एक्सेप्ट कौन कौन से प्रोविजन? एक्सेप्ट दिस इज चैप्टर 9, 11 एंड 12। ठीक है, जो इस संहिता के जो प्रोविजंस हैं, इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो नागालैंड पे और ट्राइबल एरिया पे अप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्ट चैप्टर 9, 11 एंड 12। ठीक है, अगर स्टेट, फिर हम लोग ने इसमें पढ़ा था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट वो कोई भी प्रोविजन इसका लागू कर सकती है, आइदर इन होल स्टेट और इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, फिर आ जाइए हम लोग ने ट्राइबल एरिया का मतलब देखा, पढ़ा था पूरा, इस एक्सप्लेनेशन को हम लोग ने पूरा कवर किया था। फिर हम लोग देखे थे कि ये कब से लागू होगा। तो इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन बताएगी तब से ये लागू होगा। इसका डिटेल हम लोग ने अपने लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक, ये एक ब्रीफिंग थी कि सेक्शन 1 क्या बताता है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्री में आते हैं, जो कि मेंस में आते हैं। ठीक, फिर हम लोग उसके बाद सेक्शन 2 स्टार्ट किए थे। सेक्शन नंबर 2 दैट इज डेफिनेशन क्लॉज होता है। कुछ इसमें नए डेफिनेशन ऐड कर दिए गए, जैसे कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बेल का शब्द बता दिया गया है, बेल बॉन्ड की मीनिंग बता दी गई है। ये सब हम लोग पुराने सीआरपीसी में नहीं देखते थे, बट ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो हम लोग नए बीएनएसएस में हम लोग देखते हैं। ठीक, सो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का क्या था कि एनी कम्युनिकेशन डिवाइस जो यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नंबर 1, रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर 2, सर्च, सीजर और एविडेंस में यूज होता है नंबर 3, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए अगर कोई डिवाइसेस यूज किया जा रहा है वो भी यहाँ पे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आएगा। एंड फॉर सच अदर पर्पज, या फिर किसी अन्य काम के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है? कोई भी डिवाइस, एनी डिवाइस। ठीक है, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस किसके लिए यूज किया जा रहा है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज किया जा रहा है। फिर फॉर द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग करने के लिए, सर्च करने के लिए, सीजर करने के लिए, एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ एनी कम्युनिकेशन, अगर इन सब में वो यूज हो रहा है या फिर किसी अन्य चीज़ों में अगर वो इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो किस में आएगा? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आएगा। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग ने देखा था बेल का क्या होता है? तो बेल का हम लोग ने सिंपल सा एक मीनिंग देखा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी लॉफुल कस्टडी में है, अगर कोई व्यक्ति अगर वो एक्यूज्ड है, अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन या फिर सस्पेक्टेड पर्सन, अगर कोई व्यक्ति अगर वो एक्यूज्ड है या फिर सस्पेक्टेड है फॉर द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस और वो अगर लॉ की कस्टडी में है, तब हम क्या करते हैं? तब एक कंडीशन इम्पोज्ड बाय ऑफिसर और कोर्ट
तब जो कोर्ट होती है वो एक कंडीशन इम्पोज करती है कि चलो ठीक है, ये तुम्हारे बॉन्ड है, ये श्योरिटी है, आप इसको फुलफिल कर दो और ठीक है आप बेल पे रिलीज हो जाओ। ठीक, इस प्रोसीजर को एक्चुअली इस डेफिनेशन में डेफिनेशन नहीं डिफाइंड है, ये एक प्रोसीजर बताया गया है कि किस प्रोसीजर को हम लोग बेल कहेंगे। चूंकि ये जो BNSS है ये एक प्रोसीजरल लॉ है, तो यहाँ पे इस प्रोसीजर को बेल कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ए है, ठीक ना, एक व्यक्ति है, इसके ऊपर जो गर्ल, ठीक है, G फॉर गर्ल हो गई, ठीक ना, इसने इसके ऊपर 376 का एलिगेशन लगा दिया। जैसे इसने एलिगेशन लगाया तुरंत पुलिस आती है, ए को पकड़ ले जाती है। ए क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है। तो जब जुडिशियल कस्टडी में ये जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, कस्टडी ऑफ लॉ। ए कहाँ पे चला गया, कस्टडी ऑफ लॉ में। ए के ऊपर इस समय 376 का एलिगेशन लगा है, तो ए क्या है, वो एक्यूज्ड पर्सन है। ठीक है, चूंकि उसके ऊपर एलिगेशन लगा है तो वो एक्यूज्ड पर्सन है। तो इसलिए अगर कोई भी एक्यूज्ड पर्सन अगर कस्टडी ऑफ लॉ में है, ठीक, तो क्या जज या फिर कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट जो भी होते हैं वो एक कंडीशन बताते हैं कि ठीक है, चलो ठीक है, ये कंडीशन है कि आप एविडेंसेस को टैम्पर नहीं करोगे, आप विटनेसेस को परेशान नहीं करोगे, आप देश के बाहर नहीं जाओगे या फिर इसी तरीके से अन्य कोई अपराध नहीं करोगे। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो हम आपको बेल पे छोड़ते हैं। ठीक, तो इस प्रोसीजर को यहाँ पे बेल बताया गया है। ठीक, अब आइए बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस में हम लोग ने पढ़ा था कि वो ऑफेंस जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल दिखाया गया है। ठीक ना, द ऑफेंसेस विच इज शोन एज बेलेबल ऑफेंस इन फर्स्ट शेड्यूल, तो उसको हम लोग कहते हैं बेलेबल ऑफेंस। ठीक, कि तो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया हो कि तो वो बाय एनी अदर लॉ मेड फॉर बेलेबल ऑफेंस। जैसे कि मान लीजिए नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये एक अदर लॉ है। ठीक ना, पॉस्को एक अदर लॉ है, या फिर जो DP एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये एक अलग लॉ है। तो ऐसे कुछ अलग लॉज में कि तो वो BNSS के फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया हो कि वो बेलेबल ऑफेंस है, या फिर कोई अदर स्पेशल एक्ट है जैसे कि NDPS हो गया, पॉस्को हो गया, अगर इन सब में अगर वो ऑफेंस बेलेबल बताया गया है तो वो ऑफेंस बेलेबल इन नेचर होगा। ठीक ना, उस ऑफेंस को हम लोग बेलेबल ऑफेंस कहेंगे। और इन सबको छोड़ के अदर लॉज, इन सबको छोड़ के अदर ऑफेंसेस जो भी होंगे वो किस में आएंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आएंगे। ठीक है, पहले क्या होता है, हम लोग बेलेबल को छाट दे रहे हैं कि चलो बेलेबल जो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया वो बेलेबल होगा, और जो एनी अदर लॉज के द्वारा बेलेबल बताएगा वो हो गया। तो बेलेबल को हम लोग छाट लिए, बाकी का जो बचा, जो बाकी के जो ऑफेंसेस बचे वो किस में आएंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आएंगे। ठीक, तो ये सेक्शन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, सबसे पहले तो इसका सेक्शन याद कर लीजिएगा, 2 सब क्लॉज सी। बेल के भी सेक्शंस आप याद कर लीजिएगा, 2 सब क्लॉज बी में दिया गया है। चूंकि ये नया सेक्शन है जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो ये भी नया सेक्शन है, तो ये भी जरूर प्री में पूछेगा, ये सेक्शन पूछेगा। दूसरा प्री में क्या कहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन से मीन्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये मतलब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, रिकॉर्डिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च, सीजर और एविडेंस, ये सारे जो हैं वही प्री में 100% आएंगे। इसमें से प्री के मान के चले नहीं कुछ तो 1-2 क्वेश्चन हर एक स्टेट में बनेगा। ठीक, बेल में हो जाएगा, बेल में भी काफ़ी सारे प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसको रखा गया, किसी एक्यूज्ड पर्सन को रखा गया है। ठीक, किसको, सस्पेक्टेड पर्सन को रखा गया, कहाँ पे रखा गया, कस्टडी ऑफ लॉ में। ये भी प्री में पूछ लेता है कि पर्सन को कहाँ पे रखा जाएगा तब बेल मिलेगा, तो उसको कस्टडी ऑफ लॉ में रखा जाएगा। ठीक, कंडीशंस लगाया जाएगा, बेल पे कौन छोड़ता है, तो यहाँ पे 2 है कि तो ऑफिसर या फिर कोर्ट, यही 2 लोग बेल पे छोड़ सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये प्री के क्वेश्चन हैं। ठीक, बेलेबल ऑफेंस में भी प्री के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जैसे कि किस शेड्यूल में दिखाया जाए तो ऑफेंस बेलेबल है, तो वो फर्स्ट शेड्यूल में है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बेल बॉन्ड। मान लीजिए कोई इंसान बेल पे, तो भाई उनको छोड़ने का कंडीशन आ गया। चलिए मजिस्ट्रेट इनको कह रहा है एक को कि चलो ठीक है हम तुमको बेल पे छोड़ दे रहे हैं 376 में, लेकिन किस लिए छोड़े, कोई गारंटर तो होना चाहिए, पता लगे हम तुमको छोड़ दे तुम भाग जाओ। तो जो गारंटी होता है, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है 2 जमानतदार लगते हैं, तो जो गारंटर होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज कोर्ट में जमा होती है, या फिर जो अमाउंट नहीं, ठीक है चलो ठीक है आप 50,000 रुपये ले लो, मुझे छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यही वापस आऊँगा। ठीक है ना, या फिर जो 2 जमानतदार हैं D और E, ठीक ना, D और E आते हैं कोर्ट के सामने, कहते हैं ठीक है साहब, जज साहब आप A को छोड़ दो, अगर A कहीं भागता है तो मैं इनको खोज के लाऊंगा। ठीक है, कि कहीं भागेंगे नहीं, गारंटी मेरी है कि A कहीं नहीं भागे जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों जो हो गए वो श्योरिटी हो गए कि ये कोर्ट को श्योरिटी दे रहे हैं। ठीक ना, कि नहीं A कहीं भागेंगे नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो, एक सेकेंड, ये मेरी जिम्मेदारी है कि D और E कहीं भागेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया
श्योरिटी का मतलब, तो बेल बॉन्ड में दिखाया गया मीन्स एनी अंडरटेकिंग फॉर द रिलीज विद श्योरिटी, ठीक है ना, कि कोई भी अंडरटेकिंग प्रोमिसेस लिया जा रहा है किसके, श्योरिटी के साथ लिया जा रहा है, एनी मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी, ठीक। अब आ जाइए बॉन्ड का मतलब, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड। पर्सनल बॉन्ड का यहाँ क्या मतलब है, पर्सनल बॉन्ड का यहाँ ये मतलब है, मान लीजिए अगर ए को कोर्ट छोड़ रही है तो इससे पर्सनल कंडीशन साइन करवाएगी, ठीक। पर्सनल बॉन्ड में क्या होता है, एक पर्सनल कंडीशन साइन करवाएगी, चलो ठीक है, तुम मान लीजिए कोई भी कंडीशंस हो गया कि तुम एविडेंसेस से छेड़खानी नहीं करोगे, तुम विटनेसेस को परेशान नहीं करोगे, तुम इस देश से बाहर नहीं जाओगे, तुम अन्य किसी इसी तरीके से अन्य कोई भी अपराध नहीं करोगे, इन सारे कंडीशंस पे ए क्या कर देता है, साइन कर देता है। तो ये क्या हो गया, ये पर्सनल बॉन्ड हो गया, भाई ये पर्सनली वो साइन करे कि मैं ऐसे ऐसे काम नहीं करूँगा, ये सारे कंडीशंस हैं, मैं इन सारे कंडीशंस को मानने को तैयार हूँ, मैं ऐसे ऑफेंसेस दोबारा नहीं करूँगा, ठीक। ये क्या हो गया, पर्सनल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि ए खुद साइन कर रहा है, ठीक है। और एन अंडरटेकिंग फॉर द रिलीज विदाउट श्योरिटी, तो ये क्या हो गया, ये बॉन्ड में आ गया, ठीक। इसके बाद हम लोग जो देखे थे, चार्ज देखे थे। चार्ज में हम लोगों ने देखा था कि जो चार्ज है, यहाँ पे चार्ज की डेफिनेशन नहीं बताई गई है, सिर्फ ये बताया गया है कि आप किसको किसको चार्ज में लोगे। इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन, ठीक। इसमें हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था, मान लीजिए ए है, ए के ऊपर क्या लगा है, 376 लगा है, तो ये क्या है, मान लीजिए 376 के साथ और कुछ भी सेक्शंस लग जाते हैं, जैसे 506, 509, अगर ये सब भी लग जाते हैं तो ये सब क्या है, ये सब चार्जेस हैं। चार्जेस कौन फ्रेम करता है, कोर्ट फ्रेम करती है, ठीक। तो ये सारे जो चार्जेस हैं वो इसमें आगे इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्जेस कंटेन्स मोर हेड्स देन वन, ठीक है। अब आ जाइए कॉग्निजेबल ऑफेंस में। कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम लोग ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि ऐसे ऑफेंस हैं जो कि बहुत हीनियस इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 302 हो गया, 376 हो गया, 306 हो गया, 304 बी हो गया, ठीक है। ये सारे ऑफेंसेस होते हैं कि इतने ही हीनियस इन नेचर होते हैं कि ये अकेले प्राइवेट एक पर्सन को नहीं अफेक्ट करते, ये होल सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया तो ये एक ऐसा ऑफेंस है जो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि पुलिस को एक पावर दी रहती है कि जो भी एक्यूज्ड पर्सन है आप इसको तुरंत अरेस्ट कर सकते हो, आप उस ऑफेंस पे तुरंत कॉग्निजेंस ले सकते हो। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो यहाँ पे ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि जो बंदा है वो भाग सकता है। तो इसलिए जो एक्यूज्ड पर्सन है वो भागे ना, उसको पुलिस तुरंत पकड़ ले, इसीलिए ऐसे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस में रखा गया है, ठीक। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में सबसे पहली बात ये बहुत हीनियस इन नेचर होते हैं। दूसरी बात क्या होती है, कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल इन नेचर है तो इसमें एक्यूज्ड को पकड़ने के लिए किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। तो मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस, यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस भी दिया है, कॉग्निजेबल केस भी दिया है। मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर, कौन, पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट शेड्यूल और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक। तो बिना वारंट के वो अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब आ जाइए कंप्लेंट में। कंप्लेंट में हम लोग ने देखा था कि सेक्शन 2H में दिया हुआ है। कंप्लेंट का क्या मतलब होता है, एनी एलिगेशन, कोई भी एलिगेशन मीन्स एनी एलिगेशन मेड आयरली ओरली और इन रिटन फॉर्म, ठीक। सबसे पहले तो एक एलिगेशन हो गया, फिर कैसा ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। एलिगेशन मेड आयरली ओरली और रिटन टू अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू, ठीक है, किसने, टू टेक एक्शन अंडर दिस संहिता दैट सम पर्सन, कि कोई पर्सन whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report, ठीक। इसमें हम लोग शॉर्ट वे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सारे सेक्शंस हम लोग डिटेल फॉर्म में लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसलिए हम लोग इन सारे सेक्शन को इतना डिटेल फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे। आपको अगर डिटेल फॉर्म में पढ़ना है तो आप इसकी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो कंप्लेंट का क्या मतलब था, कोई भी एलिगेशन मीन्स एनी एलिगेशन मेड, चाहे ओरली हो चाहे वो रिटन हो, ठीक है। किसको होना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट, किस लिए होना चाहिए, विद अ व्यू टू टेक एक्शन, कि भाई हम मजिस्ट्रेट के पास कोई एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं तो मजिस्ट्रेट कोई एक्शन लेगा, मेरे उस पर कॉग्निजेंस लेगा, ठीक है। अंडर दिस संहिता दैट कोई पर्सन वेदर नोन और अननोन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मर्डर किया गया है तो अगर व्यक्ति को पता है कि चलो मर्डर फला फला ने किया है तो ठीक है। मान लीजिए किसी को नहीं पता है तो वो भी कंप्लेन कर सकता है, चाहे वो मतलब नोन पर्सन किया हो चाहे वो अननोन पर्सन किया हो। अगर कोई ऑफेंस है तो कोई भी बंदा जाके कंप्लेन कर सकता है, ठीक। बट इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है।
अब आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन, चाहे वो रिटन होगा, चाहे वर्बल होगा, चाहे पिक्टोरियल फॉर्म में होगा, ठीक है, चाहे वीडियो फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये इस मतलब कोई भी कम्युनिकेशन, ये क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन बताया है। रिटन होगा, वर्बल होगा, पिक्टोरियल होगा, वीडियो कंटेंट होगा, इनका क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, मतलब ये ट्रांसफर किए जाएंगे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अनदर डिवाइसेस, फ्रॉम डिवाइसेस टू पर्सन, ठीक है। मतलब किस तरीके से ट्रांसफर किए जाएंगे, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो पिक्टोरियल फॉर्म में हो। अगर वो एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, फ्रॉम वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन ट्रांसफर किया जा रहा है, किसके माध्यम से, बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग टेलीफोन, मोबाइल फोन, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस और कंप्यूटर, ठीक ना। और या फिर अदर भी चीज़ें जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बताई है, वो किस में आएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आ जाएगा, ठीक। अब हाईकोर्ट में हम लोग ने देखा था, ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें नहीं कुछ तो इसमें 4-5 MCQ के क्वेश्चन तो 100% बन जाएंगे, ठीक। अब आ जाइए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में हम लोग साफ साफ पढ़ा था कि हाईकोर्ट फॉर मतलब अगर किसी स्टेट के लिए हाईकोर्ट अगर वो निर्धारित किया गया तो वही हाईकोर्ट माना जाएगा। अगर कोई यूनियन टेरिटरी है, अगर उसकी पावर किसी स्टेट में गया है, अगर उसका कोई हाई कोर्ट है तो वो यूनियन टेरिटरी में वो हाई कोर्ट माना जाएगा। या फिर इन रिलेशन ऑफ एनी अदर यूनियन टेरिटरी जहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, तो जो सबसे बड़ा, जो सबसे सुपीरियर होगा, जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होगी, उसी को हाई कोर्ट माना जाएगा एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। अब आ जाइए इंक्वायरी। हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़े थे, ठीक। इंक्वायरी का मतलब हम लोग ने पढ़ा था कि मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, ठीक ना, हर एक इंक्वायरी। या अब इसको इस क्लास में हम लोग को इंक्वायरी को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने लास्ट क्लास में अच्छे से हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक। अब चलिए देखते हैं इंक्वायरी का क्या मतलब होता है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो सबसे पहला प्री का क्वेश्चन ये बनता है कि इंक्वायरी कौन कर सकता है, मजिस्ट्रेट कर सकता है, मजिस्ट्रेट और कोर्ट कर सकता है, पुलिस ऑफिसर कर सकता है, या फिर नन ऑफ द अबव, कॉमन मैन। चलिए ठीक है, कॉमन मैन मान लेते हैं। तो इनको इंक्वायरी सिर्फ मजिस्ट्रेट और कोर्ट कर सकता है, ठीक है ना। पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी नहीं कर सकती है, ठीक। इसमें हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया था। और दूसरा प्री का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इंक्वायरी किस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, तो इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, अगर ट्रायल के अलावा कोई भी हो, इन्वेस्टिगेशन को भी छोड़ के, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को छोड़ के जो चीज़ होती है वो इंक्वायरी में आती है, ठीक। अब इसमें देखिए इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं रखा गया, इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो पुलिस ऑफिसर करता है, लेकिन इंक्वायरी और ट्रायल जो होता है वो मजिस्ट्रेट करता है, ठीक ना। लेकिन आप ट्रायल को तो इंक्वायरी में रखोगे नहीं, क्योंकि इंक्वायरी की अलग स्टेज होती है, ट्रायल की अलग स्टेज होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऊपर हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था कि ए है, इस पे 376 का एलिगेशन एक लड़की ने लगाया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब पुलिस ऑफिसर गए वहाँ पे गए, प्राइमा फेसा हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस ऑफिसर ने, इसको हम लोग ने 3 पार्ट में बांटा था, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एलिगेशन लगा है ए के ऊपर, पुलिस ऑफिसर क्या जाता है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करता है, देखता है कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, और लोगों के बयान लेता है, गवाहों के बयान लेता है, गवाहों की सूची तैयार करता है, नजरी नक्शा बनाता है। नजरी नक्शा में साइट प्लान कि ऑफेंस कहाँ पे हुआ है, किस किस घर में हुआ है, वो सब साइट प्लान तैयार करता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर उसके बाद क्या होता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है वो रिपोर्ट जमा करता है। रिपोर्ट किसके सामने जमा करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने या फिर कोर्ट के सामने। तो पहला स्टेज क्या, इन्वेस्टिगेशन का, वो तो हो गया। फिर दूसरा स्टेज क्या हो गया, जो पुलिस ऑफिसर है उसने रिपोर्ट जमा कर दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर ने जमा कर दी। तो यहाँ से लेके जब से एलिगेशन लगा है तब से लेके जब तक वो रिपोर्ट जमा कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे मतलब यहाँ इस प्रोसीजर में ड्यूरिंग दिस टाइम इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको इन्वेस्टिगेशन कहेंगे हम लोग, ठीक। कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जैसे रिपोर्ट देता है वैसे उसका खत्म कहानी, वो कहानी आगे बढ़ जाती है। अब मान के चलिए रिपोर्ट दिया, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट अपना जमा कर देता है मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट देखेगा कि जो रिपोर्ट पुलिस आईयू ने दिया है क्या वो सही है कि गलत है। मजिस्ट्रेट कैसे देखेगा, जो जीडी बनती है, जनरल डायरी जिसको कहते हैं, ठीक ना, या फिर केस डायरी जो सीडी होती है, ठीक ना। सीडी में क्या होता है कि
जितने भी लोगों की जितने भी जो गवाह रहते हैं उनके सारे बयान रहते हैं, ठीक ना, कौन कौन से इन्होंने सबूत पाए इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो रहता है, ठीक, साइड प्लान पूरा रहता है, तो उसको मजिस्ट्रेट देखता है, फिर ये डिसाइड करता है कि ये चार्ज फ्रेम करना है कि नहीं करना है। अगर वो संतुष्ट होता है तो फिर मजिस्ट्रेट क्या काम करता है, यहाँ के चार्ज फ्रेम करता है। तो जो जब से मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिली है, रिपोर्ट मिलने से लेके जब तक चार्ज फ्रेम होता है उस ड्यूरेशन में क्या होता है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा होता है, ठीक, ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है तो किस नेचर का हुआ है, कोई सेक्शन छूट तो नहीं गया है। मान लीजिए 376 के साथ और कोई ऑफेंस हुआ हो, क्या पता वो आईओ ने उसमें नहीं इंक्लूड किया हो, तो कोई ऑफेंस छूट तो नहीं गया, ये सब देख के इंक्वायरी करता है मजिस्ट्रेट, और इंक्वायरी करने के बाद चार्जशीट लगाता है। चार्जशीट के बाद का क्या प्रोसीजर होता है, फिर ट्रायल चलता है। तो ये रहा 3 स्टेप। पहला क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है। दूसरा क्या होता है, ट्रायल होता है। ट्रायल कौन करता है, मजिस्ट्रेट करता है। दूसरा जो होता है वो इंक्वायरी होता है। पहला इन्वेस्टिगेशन होता है, दूसरा इंक्वायरी होता है। जो भी रिपोर्ट पुलिस दी रहती है वो मजिस्ट्रेट इंक्वायर करता है। फिर उसके बाद जब चार्ज फ्रेम होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ट्रायल चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि तो वो बंदा एक्विट होता है कि तो कन्विक्ट होता है, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो जो बीच का स्टेज होता है उसको हम लोग इंक्वायरी कहते हैं। इंक्वायरी कौन करता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट करता है। ये प्री के क्वेश्चन है, लीडिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंक्वायरी में क्या नहीं आता है, इंक्वायरी में ट्रायल नहीं आता है, ठीक। ये दूसरा प्री का क्वेश्चन है। तो समझ गए आप लोग इंक्वायरी क्या होता है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। आप ट्रायल को छोड़ दो तो बाकी जो हुई उस इंक्वायरी हुई, कौन करता है, मजिस्ट्रेट और कोर्ट करता है, पुलिस ऑफिसर नहीं करता, ठीक। अब आ जाइए इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन में, ठीक ना। तो इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले किस सेक्शन में डिफाइंड है, 2L में, ठीक। सबसे पहला प्री का क्वेश्चन, ठीक, इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कलेक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। अब देखिए ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में पुलिस वाले को हटाया गया था, अब नीचे वाले में मजिस्ट्रेट को हटा दिया गया है, ठीक। दोनों ऐसे है कि इंक्वायरी ट्रायल कौन कर सकता है, मजिस्ट्रेट करता है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है, ठीक। अब हम लोग ने इसमें जो ये इलस्ट्रेशन लिया था हम लोग ने कि मान लीजिए इसमें ए है, इस पर 376 का एलिगेशन लगता है, ठीक है। पुलिस जाती है, पुलिस मौके पे पहुंची तो वहाँ क्या करेगी, इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग, हर एक प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक ना। पुलिस वहाँ पे क्या जाके करती है, सबके बयान लेती है कि ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ, कितने बजे ऑफेंस हुआ, ठीक है ना, कोई मेडिकल लड़की ने कराया कि नहीं कराया, लोगों के लोगों के बयान नोट करती है वो, ठीक। तो ये सब क्या है, ये एविडेंसेस इकट्ठा करी कि वहाँ जा रही है, लोग गवाहों के बयान नोट कर रही है, ठीक, या फिर साइड प्लान तैयार कर रही है, ठीक है, ऑफेंस कितनी दूर पे हुआ, कैसे कमिट किया गया, तो ये सब क्या करी, वो एविडेंसेस ही तो कलेक्ट कर रही पुलिस ऑफिसर। तो ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड, ठीक है, उसने एविडेंस तो कलेक्ट कर लिया, किसके द्वारा, कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक ना। भाई मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ तो मजिस्ट्रेट तो सीधे पहुंच नहीं जाएगा, मजिस्ट्रेट का रोल तो बाद में आता है, जब पुलिस अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, उसके पहले जो जितने भी इन्वेस्टिगेशन होती है, जितने भी एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, वो सब तो पुलिस ऑफिसर करती है। तो कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक, बाय एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट, ठीक है। मान लीजिए पुलिस ऑफिसर टाइम पे नहीं रहा तो उसने अपनी पावर किसी को डेलीगेट कर दी, तो पुलिस ऑफिसर हो गया या फिर एनी अदर पर्सन हो गया, बट कौन नहीं आएगा, मजिस्ट्रेट नहीं आएगा, हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन हो गया। इसमें अब देखिए इसमें प्री के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। प्री का पहला क्वेश्चन कि किस सेक्शन में डिफाइंड है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या इंक्लूड करता है। तो इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल प्रोसीडिंग कौन सी प्रोसीडिंग, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो ये पहला प्री का क्वेश्चन आ गया, ये दूसरा प्री का क्वेश्चन आ गया कि इन्वेस्टिगेशन किस लिए किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए किया जाता है, ठीक, कंडक्टेड। अब इन्वेस्टिगेशन जो तीसरा प्री का क्वेश्चन है वो ये है, इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किस लिए किया जाता है, ये तो जवाब हमको मिल गया, किस लिए किया जाता है, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक ना।
एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करता कौन है? तो कौन करता है? इसका जवाब है पुलिस ऑफिसर ये और एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। ठीक ना, मान लीजिए कोई क्राइम कमिट हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये जो शब्द है हु इज ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, देखिए हर एक थाने में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर तो रहता ही रहता है, आईओ तो रहता ही रहता है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई, अभी हम लोग आगे चल के इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इसको छोटा सा समझ लीजिए। मान क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि एफआईआर किसी किसी की नहीं दर्ज की जाती है। ठीक भाई, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो कि एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं, कहीं पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, कहीं कुछ रहता है। ऐसे केस में क्या होता है, इंसान 156(3) करता है। इसमें क्या होता है, जो इंसान होता है वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाता है और एक अपनी एप्लीकेशन लिखता है कि हमने ऐसे, मेरे साथ ऐसे ऐसा ऑफेंसेस हुआ है और पुलिस ऑफिसर जो है वो मेरा एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, हमने एसपी को भी भेजा तब भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। ठीक ना, मजिस्ट्रेट के पास गए, मजिस्ट्रेट वो ऑफेंस, पहले वो एप्लीकेशन पढ़ेगा, जब मजिस्ट्रेट वो एप्लीकेशन को पढ़ेगा फिर देखेगा कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो इसको एज अ कंप्लेंट ट्रीट करेगा, फिर डायरेक्ट करेगा कि आप एफआईआर दर्ज करो और इंक्वायरी करो। तो इस केस में क्या है, मजिस्ट्रेट एक डायरेक्ट ही तो कर रहा है, तो हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो पुलिस ऑफिसर एक सीधा सीधा हो गया। मान लीजिए चलिए पुलिस ऑफिसर है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अगर मान लीजिए कहीं मर्डर हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए है, ठीक ना, किसी स्पॉट पर मर्डर हुआ है, ठीक, तो ऑफेंस तो हो गया। ए क्या काम करता है, पुलिस ऑफिसर को फोन करता है, अपने पास के संबंधित थाने को फोन करता है कि यहाँ पे मर्डर हो गया। थाने से पुलिस ऑफिसर आते हैं, आईओ आते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे तो सीधे पुलिस ऑफिसर आ गया। मान लीजिए ए है, मान लीजिए एक लड़की है, ठीक ना, उसके साथ रेप हुआ है और ये जा रही थाने पे बार बार एफआईआर दर्ज करवाने, इसकी कोई एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा है। इसने एक एप्लीकेशन भी एसपी को दे दिया, वो भी कोई नहीं, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तब यहाँ पे ए क्या काम करेगी, ये सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। मजिस्ट्रेट के पास जाके ये एप्लीकेशन बना के देगी मजिस्ट्रेट को, ठीक ना, मेरे साथ ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, मेरी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, आप कॉग्निजेंस लीजिए। तो मजिस्ट्रेट इस पर कॉग्निजेंस लेता है और पुलिस रिपोर्ट, पुलिस ऑफिसर्स को ये डायरेक्ट करता है कि आप इसका एफआईआर रजिस्टर्ड करिए और इन्वेस्टिगेट करिए। ठीक, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो मजिस्ट्रेट है हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो यहाँ पे उस डेफिनेशन का जो रोल है वो यहाँ पे है कि पुलिस ऑफिसर तो है तो ठीक है, और बाय एनी अदर पर्सन जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज्ड किया गया है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, कोई भी ऑफेंस होता है उसका एक प्राइमरी स्टेज होता है। ऑफेंस हो गया, ऑफेंस हो गया, उसके बाद क्या होगा, पुलिस ऑफिसर आएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये पहला स्टेप है इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया, उसके बाद क्या होगा, इंक्वायरी होगा। इंक्वायरी क्या, दूसरा स्टेज है। फिर उसके बाद ट्रायल होगा, तो ट्रायल क्या है, तीसरा स्टेज है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले क्या होता है, ऑल प्रोसीडिंग होता है। किस लिए होता है, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस होता है। एविडेंसेस कौन कलेक्ट करता है, पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट। बट मजिस्ट्रेट नहीं आता है। कौन नहीं आता, ये भी एक प्री का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय होम, पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। तीसरा ऑप्शन मजिस्ट्रेट, चौथा बाय कॉमन पीपल। ठीक है ना, तो आपको मजिस्ट्रेट और कॉमन पीपल को एक्सक्लूड करना रहेगा। ठीक, और पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट, इसको टिक करना रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मेंस में भी आता है, सो इसको आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अच्छे से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया एविडेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स बताइए, तो आपको सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट बताना है कि ऑल प्रोसीडिंग, सारे प्रोसीडिंग अंडर द संहिता फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये पहला एसेंशियल एलिमेंट हो गया। इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है, जो प्रोसीजर किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, ताकि वो एविडेंसेस कलेक्ट कर सके। दूसरा क्या है कि ठीक है चलो एविडेंसेस कलेक्ट हो गया, लेकिन ये करता कौन है, तो ये पुलिस ऑफिसर करता है और एनी अदर पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट, ये दो लोग करते हैं। ठीक, लेकिन इससे मजिस्ट्रेट नहीं आता। तो ये क्या हो गया कि दूसरा एसेंशियल एलिमेंट हो गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बताता है, वेयर एनी ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द संहिता, द प्रोविजन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट प्रिवेल्स। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे एक सिचुएशन की बात की गई है। ठीक है, सिचुएशन क्या है कि वेयर एनी ऑफ द, वेयर कहीं भी कोई भी प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट, मान लीजिए कोई
एनडीपीएस एक्ट का कोई स्पेशल प्रोविजन है, कोई डाउरी प्रोहिबिशन का स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है ना, या फिर कहीं मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल ए है, इसको पुलिस ऑफिसर ने चरस लेते हुए पकड़ा गया था, ठीक ना, ये ए था, ये चरस लेके जा रहा था, चरस की तस्करी करना अपने इंडिया में इलीगल है, ठीक। तो ये क्या काम कर रहा था, चरस लेके जा रहा था अपना 1.5 किलो का, इसको क्या होता है, पुलिस ऑफिसर पकड़ ले जाता है, रास्ते में मिलता है पुलिस ऑफिसर और देखता है तो इसको पकड़ ले जाता है। फिर एनडीपीएस में एक प्रोविजन है कि आप किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को पकड़ोगे तो डायरेक्ट उनको मजिस्ट्रेट या फिर गस्टेड ऑफिसर के सामने इनको पेश किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रोविजन जो है वो स्पेशल एक्ट का प्रोविजन है, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब कोई भी अगर ऐसा स्पेशल प्रोविजन होगा जो कि स्पेशल एक्ट में दिया जाएगा, तो जहाँ पे वेयर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ संहिता, ठीक ना, जहाँ पे इस संहिता के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट होगा स्पेशल एक्ट का प्रोविजन, तो वहाँ पे प्रिवेल कौन करेगा, वहाँ पे जो प्रिवेल करेगा वो द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा, ठीक ना। जहाँ मान लीजिए कोई भी एक्ट है उसमें कोई भी प्रोविजंस प्रोवाइडेड है, वो अगर उसके प्रोविजंस और बीएनएसएस की प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है, ठीक ना, दोनों अलग अलग हैं, तो उस केस में जो स्पेशल एक्ट है उसके प्रोविजंस प्रिवेल किए जाएंगे, उसके प्रोविजंस को लागू किया जाएगा, उसका प्रोविजंस ही भारी पड़ेगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि वेयर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट, अगर स्पेशल एक्ट का कोई भी प्रोविजन, एनी मतलब कोई भी प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द संहिता, तो ऐसे केस में क्या होगा, द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल, ठीक। अब आइए जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है, ठीक। इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग, सबसे पहले तो एनी प्रोसीडिंग in the course of which evidence is taken or may be legally taken on oath, ठीक। तो ये प्रोसीजर के बारे में बता रहे, ये डेफिनेशन नहीं बता रहे। देखिए सीआरपीसी में क्या है, पूरा बीएनएसएस में क्या है, जो पूरा ये है एक प्रोसीजरल लॉ है, यहाँ पे कोई एक डेफिनेशन नहीं बताया जाएगा कि नहीं चलिए बेल मतलब क्या होता है, ये होता है, नहीं, बेल का क्या प्रोसीजर बताया गया है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड पर्सन है, उसको वो कस्टडी ऑफ लॉ में है, उसको कोई श्योरिटी लेके किसी कंडीशंस में उसको मजिस्ट्रेट द्वारा छोड़ा जा रहा है, तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, बेल कहते हैं। वैसे ही जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, ये भी एक प्रोसीजर बता रहा है कि इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग ऑफ दिस कोर्ट इन विच एविडेंसेस इज और मे बी टेकन ऑन ओथ। चलिए अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये क्या हो गया, एक लाइन होगी, ठीक, इसमें क्या हो गया, 4 स्टेज हो गया, ठीक है, ठीक है। अब दिख रहे हैं, मान लीजिए किसी लड़की के साथ 376 कमिट होता है, फिर वो पुलिस ऑफिसर को बुलाती है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये क्या काम करता है, ये रिपोर्ट सबमिट कर देता है, किसको सबमिट करता है, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट करता है, ठीक ना। जब मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट करता है तो मजिस्ट्रेट उसका क्या करता है, इंक्वायरी करता है कि वेदर द ऑफेंसेस आर फॉर्म्ड और नॉट, ठीक है ना, कि वो जो ऑफेंसेस जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर ने सबमिट किया मजिस्ट्रेट पे, वो ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। मान लीजिए मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो गया कि नहीं ठीक है चलो ऑफेंसेस हो गया, जो चार्जशीट आई है वो सही आई है, सही चार्जेस लगे हैं एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर, वो क्या काम करता है, वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करता है, यहाँ पे वो चार्ज फ्रेम कर दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होगा वहाँ से जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू होगी, वहाँ से आता है इसका रूल, ठीक है, चार्ज तो फ्रेम कर दिया, उसके बाद क्या चलेगा, ट्रायल। अब ट्रायल में क्या क्या होगा, एविडेंसेस लिए जाएंगे, ठीक ना। मान लीजिए जो ट्रायल चल रहा है तो उसमें कोई जो एक्यूज की तरफ से जितने भी गवाह होंगे वो लोग भी आएंगे कि नहीं इन्होंने ऑफेंस नहीं किया था, या फिर ये तो उस समय यहाँ पे नहीं वहाँ पे मौजूद थे, प्ली ऑफ एलिबाई मान लीजिए कोई ले रहा है कि नहीं मैं तो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो ऑफेंस हुआ है ये लखनऊ में हुआ है, तो जो ए व्यक्ति है जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है वो कहते हैं नहीं मैं उस समय तो लखनऊ में था ही नहीं, मैं तो वहाँ पे बॉम्बे में था, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, प्ली ऑफ एलिबाई। ये सारे एविडेंसेस जो नोट किए जाते हैं ऑन एफिडेविट, लीगली टेकन ऑन ओथ, मतलब आप अगर कोर्ट में कोई भी चीज़ देंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो आप हमेशा एफिडेविट पे देंगे, ऐसे तो पकड़ा नहीं देंगे, ठीक है ना। तो जितने भी एविडेंसेस लिए जा रहे हैं, एविडेंसेस मतलब बयान, गवाहों के बयान, ठीक है ना, कि नहीं ये तो इधर नहीं था, ये उस समय उधर था,
ये उस समय जिस समय ऑफेंस हुआ तो वो अपने सिटी में नहीं था। फिर तो ये जितने भी एविडेंसेस हैं, कोई मेडिकल रिपोर्ट हो गई वो भी एक एविडेंसेस में आता है कि इनके में तो कोई इंजरी आई नहीं। मान लीजिए अगर किसी पे 307 है, किसी को 307 के सेक्शंस लगे हैं, उस पर कोई इंजरी ही नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, एक एविडेंसेस हो गया। तो जितने भी एविडेंसेस, ठीक है ना, इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो जितने भी एफिडेविट पे जितने भी एविडेंसेस लिए जा रहे हैं उस प्रोसीडिंग को क्या कहते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है वो थोड़ी अलग होती है। ट्रायल में क्या होता है कि पिटिशनर और डिफेंडेंट, ठीक ना, पिटिशनर और डिफेंडेंट जो होते हैं इनके सारे गवाह आते हैं। मान लीजिए पिटिशनर के साइड से 2, पहला गवाह आया, दूसरा गवाह आया, डिफेंडर के साइड से भी 3 गवाह आए, 1 2 3, ठीक ना। पिटिशनर के साइड से जो आएंगे वो कहेंगे नहीं नहीं ऑफेंस हुआ है, इनको इस समय मैंने यहाँ पे देखा था, मैं आई विटनेस था वहाँ पे, मैंने खुद देखा था इनको मर्डर करते हुए। और अगर मान लीजिए अगर 302 का ट्रायल चल रहा है, अगर 302 का ट्रायल चल रहा है तो जो पिटिशनर का जो पहला गवाह आता है वो ये बयान देता है कि नहीं मैंने तो इनको देखा था, इन्होंने ऑफेंस किया था। तो ये क्या हो गया, ये एक एविडेंस हो गया, ठीक ना, ये एक एविडेंस हो गया, ये आई विटनेस बन गया कि मैंने तो खुद देखा था इन्होंने ऑफेंस किया था। तो पहला इन्होंने गवाह दे दिया, दूसरे वाले ने भी कह दिया कि हाँ मैं भी वहीं से गुजर रहा था तो मैं इनको भागते हुए देखा था। तो दूसरा क्या बता रहा है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बता रहा है। पहला जो है वो आई विटनेस है, दूसरा क्या है, सर्कमस्टेंशियल बता रहा है कि नहीं नहीं मैंने भी इनको भागते हुए देखा था और इनके शर्ट पे खून लगा था। इससे क्या दिख रहा है, ये दोनों क्या एक एविडेंस ही तो है कि नहीं, एक ने खुद ऑफेंस होते हुए देखा, दूसरा ने कहा कि नहीं मैं तो भाग रहा था, इनके शर्ट पे खून लगा हुआ था। तो ये एविडेंसेस जो रिकॉर्ड किया जा रहा है इस प्रोसीजर को कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। वही जगह अगर डिफेंडेंट का आएगा तो डिफेंडेंट वाला वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, वो कहेगा नहीं मैं इस समय तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो इनके साथ बॉम्बे में था, ठीक है। तो पहले वाले आते कहते नहीं नहीं ये तो मेरे साथ थे और हम लोग उस समय बॉम्बे में थे। तो ये क्या हो रहा है, ये डिफेंस कर रहे हैं आपस में। पिटिशनर क्या कह रहा है, वो इनके मतलब वो गवाह दे रहा है कि नहीं इन्होंने ऑफेंस किया है, डिफेंडेंट क्या कह रहा है वो अपने आप को डिफेंस करेगा कि नहीं मैंने ऑफेंस नहीं किया है। इन दोनों की, इन जितने भी दोनों लोग हैं पिटिशनर एंड डिफेंडेंट, दोनों के गवाहों को देख के, दोनों को सबूतों को देख के जो कोर्ट क्या करेगी फिर कि तो उसको कन्विक्ट करेगी कि तो एक्विट करेगी। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं ये सारे किस में आते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में आते हैं। इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन दिस कोर्स ऑफ विच एविडेंसेस इज और मे बी टेकन लीगली ऑन ओथ। ठीक है, जितने भी प्रोसीडिंग्स होंगे, जितने भी एविडेंसेस होंगे, जितने भी गवाहों के बयान होंगे सब एफिडेविट पे लिए जाएंगे। ऐसे नहीं कि नहीं चलो ठीक है कुछ भी उठा के दे दिया हम, नहीं। आप अगर कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं एक छोटा सा भी कागज आप दे रहे हैं तो वो आप एफिडेविट पे देंगे। ऐसे नहीं कि नहीं कुछ भी बना के कुछ भी उठा के दे दिए। ठीक, तो पहला आ गया एविडेंसेस और मे बी टेकन लीगली ऑन ओथ। ठीक, अब दूसरा आ गया लोकल ज्यूरिसडिक्शन। लोकल ज्यूरिसडिक्शन किस सेक्शन में है, 2 सब क्लॉज N में। ठीक है, लोकल ज्यूरिसडिक्शन इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया विद इन द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर अंडर दिस संहिता। ठीक है, एंड सच लोकल एरिया में कॉम्प्रोमाइज द होल ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट। चलिए इसको छोटे छोटे में समझते हैं। लोकल ज्यूरिसडिक्शन, फॉर एग्जाम्पल ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये अपना इंडिया है, इसमें क्या है अपना यूपी है। उस यूपी में कुछ अपने यूपी के अलग कानून होते हैं, जैसे यूपी ZALR एक्ट जो कि अभी एबॉलिश हो चुका है, यूपी रेवेन्यू एक्ट, ठीक ना, ये भी एबॉलिश हो चुका है। तो ये सब क्या है, अगर ऐसे कानून में जो भी मजिस्ट्रेट, जो भी कोर्ट अगर पावर एक्सरसाइज कर रही है उसको कहते हैं लोकल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक ना, मीन्स इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर लखनऊ का जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो लखनऊ में पूरा अपना पावर इस्तेमाल करेगा। ठीक, अगर आप किसी और सिटी में जाएंगे तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा, वो अपना अलग पावर यूज़ करेगा। ठीक है, वो अपना अलग पावर एक्सरसाइज करेगा। ये क्या हो गया, मतलब जैसे एक लोकल ज्यूरिसडिक्शन हो गया कि नहीं ठीक है हम लखनऊ में हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा वो अपने पूरे लखनऊ में देखेगा, वो वही एरिया जो वही उसका लोकल एरिया हो गया। इन रिलेशन टू कोर्ट और मजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया, लोकल एरिया कौन, विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट जज है, उसको लखनऊ में भेज दिया गया और कहा गया कि ठीक है आपको उस दिन अपना पावर वही एक्सरसाइज करोगे, तो वो क्या काम करता है, वही उसका ज्यूरिसडिक्शन होता है
और वहीं से रिलेटेड मैटर, वो वहीं से रिलेटेड जो पावर रहता है वो एक्सरसाइज करता है, ठीक है। विच अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स और हिज पावर अंडर दिस संहिता एंड सच लोकल एरिया में कॉम्प्रोमाइज द होल ऑफ द स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। वो जो लोकल एरिया, जैसे मान लीजिए जो लखनऊ है, ठीक ना, वो जो लोकल एरिया हो गया, लखनऊ जो लोकल एरिया हो गया, वो कि तो होल ऑफ द स्टेट हो सकता है, कि तो एनी पार्ट ऑफ द स्टेट होता है। ये कौन बताएगा? ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि लोकल एरिया कैसा है, वो पूरे स्टेट में आता है कि पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में आता है या फिर कोई विलेज में आता है। ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगा, ठीक है, कि लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होता है। समझ गए आप लोग? लोकल जुरिस्डिक्शन मीन्स कोर्ट और मजिस्ट्रेट, चाहे कोर्ट हो चाहे वो मजिस्ट्रेट हो। अब मान लीजिए लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पर जितने मैटर्स आएंगे सब लखनऊ के आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? एक लोकल जुरिस्डिक्शन हो गया, ठीक है, कि यहाँ की कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन वहीं तक है, इसके अलावा वो नहीं देख सकती। लखनऊ की कोर्ट गोरखपुर के मैटर्स नहीं दे सकती, वो सिर्फ लखनऊ का ही मैटर देख सकती है। कॉज ऑफ एक्शन कहाँ होना चाहिए? लखनऊ में ही होना चाहिए, तभी वो देख सकती है, अदरवाइज वो नहीं देख सकती, अदरवाइज उसका जुरिस्डिक्शन यहाँ नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो गया? एक लोकल जुरिस्डिक्शन को बताएगा कि एक एरिया, मान लीजिए आप एक एरिया मान लीजिए जहाँ तक कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, वो हो गया लोकल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो इन रिलेशन टू कोर्ट और मजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफिस पावर, ठीक। अब ये एरिया कौन डिसाइड करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि ये पूरा स्टेट रहेगा कि आधा रहेगा कि कैसा रहेगा, कितना जुरिस्डिक्शन रहेगा, क्या रहेगा, ये सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें से भी प्री के क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो लोकल जुरिस्डिक्शन है, जो लोकल एरिया है, जो लोकल एरिया है वो कौन डिसाइड करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। लोकल एरिया में क्या होगा? जितने भी जुरिस्डिक्शन होगा इसको लोकल जुरिस्डिक्शन कहेंगे, ठीक है। ये हो गया लोकल जुरिस्डिक्शन। अब आइए जो 2O, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए डेफिनेशंस के जितने भी क्लॉज हैं, सेक्शंस हैं, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन यूपी के लिए नहीं, बिहार के लिए, झारखंड के लिए, एमपी के लिए, हर एक स्टेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप डेफिनेशन क्लॉज को अच्छे से पढ़ के जाइए। और इसमें हर साल अगर पेपर होता है तो 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अब है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम लोग ने पढ़ा था, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का अपोजिट जुड़वा भाई है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम लोग पढ़ा था कि वो ऑफेंस जो कि बहुत हीनियस इन नेचर है, ठीक ना, जिसमें अगर हम लोग जो एक्यूज्ड पर्सन है जिसने वो ऑफेंस किया है, अगर उसको हम लोग छोड़ देंगे तो वो भाग जाएगा, वो दोबारा कानून के हाथ में नहीं आएगा। ऐसे ऑफेंसेस में क्या होता है कि पुलिस क्या काम करता है, बिना वारंट के जाता है, तुरंत पकड़ लेता है। वो मौका नहीं खोता कि नहीं हम जाए पहले कोर्ट से वारंट लेके आए तब पकड़ेंगे। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, बहुत चुटपुटिया ऑफेंस होते हैं, तुच्छ टाइप के अपराध होते हैं, मतलब छोटे से ऑफेंस हो गए। उसके लिए क्या होता है, आपको तुरंत पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें आप पहले जाओ कोर्ट से वारंट लेके आओ, ठीक है। कोर्ट से आप वारंट लेके आओगे तभी आप पकड़ पाओगे, क्योंकि ये छोटा ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? हीनियस ऑफेंस है, ये पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये छोटा ऑफेंस है, ये सिर्फ एक प्राइवेट पर्सन को अफेक्ट करता है। वेयर जो कॉग्निजेबल है, देखिए कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस ही यही है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बहुत बड़ा ऑफेंस होता है, ये हीनियस इन नेचर का होता है, ठीक, ये पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये छोटा सा ऑफेंस होता है, ये प्राइवेट पर्सन को अफेक्ट करता है, ठीक ना, ये पर्सन टू पर्सन अफेक्ट करता है। मान लीजिए चोरी हो गई, ठीक, थेफ्ट हो गया, तो थेफ्ट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंसान के घर में चोरी हुई तो ये उस पर्सन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक। या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक ना, वो जैसे ए है, ए क्या काम करता है, बी का 1000 रुपये लेके भाग जाता है, तो ये बहुत हीनियस ऑफेंस तो हुआ नहीं। हाँ ऑफेंस तो है भाई, उसने चोरी तो की, उसको पनिशमेंट तो मिलेगा, लेकिन ये इतना बड़ा भी ऑफेंस नहीं कि तुरंत उसको पुलिस पकड़ ले जाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, इसमें पुलिस ऑफिसर अगर उसको अरेस्ट करने जाएगी तो उसको वारंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस, ऑफेंस भी बताया केस भी बताया। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स द केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है ना, बिना वारंट के हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है ना। आपको पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, आपके बिना वारंट के आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ऐवे नहीं कि आप चले गए अरेस्ट कर ली। जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता था
कि आपके पास वारंट की जरूरत नहीं है, आप जाओ तुरंत अरेस्ट कर लो। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल अगर केस है तो आपके पास नो अथॉरिटी, मतलब यू हैव नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। आपके पास वारंट हो ये मैंडेटरी है, ठीक ना, आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं हमारे पास अरेस्ट वारंट है, हम आपको पकड़ने आए, आप चलिए। अब जैसे कि सीरियलों में दिखाता नहीं है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर गेट खोलती कहती कि हमारे आपके पास वारंट है, आपको थाने चलना होगा। तो ये क्या हो गया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो गया। इट मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, और नॉन कॉग्निजेबल मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। आपको अगर अरेस्ट करना है तो आप वारंट लेके आइए, आप डायरेक्ट इसमें किसी को पकड़ के नहीं ले जा सकते, ठीक। सो इस क्लास में इतना ही, आगे की डेफिनेशन हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।